सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। रिफंड का एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें अब हम लोग को लिखना पड़ेगा दिस इज बेस्ट फॉर रिवीजन। बेस्ट फॉर रिवीजन इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्शन 54 का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं बेसिकली अभी फिलहाल यहाँ पर। इसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो रूल्स के एमसीक्यू करेंगे जो रिफंड वाले होंगे। और सेक्शन 54 के 14 सब सेक्शन थे, उनको सारे को एक एक लाइन को कवर करके ये एमसीक्यू बनाया गया। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीए, सीएससी में किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, और अगर आप ये एमसीक्यू रिवाइज कर लेते हैं, इसका मतलब आपने हर एक पॉइंट कवर कर लिया है। लेट अस स्टार्ट। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए कंज्यूमर और एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम रिफंड अंडर सेक्शन 54। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्लेम कर सकता है क्योंकि सेक्शन 54 स्टार्ट करता है पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिफंड। A person can be registered or unregistered. A registered person can claim refund under section 54. ये obviously true हो जाएगा। तो false true is the answer. Examine the following statement. A registered or unregistered person can make an application for refund before the expiry of 2 years from the relevant date. True. A person claiming refund from electronic cash ledger shall file application for refund before the expiry of 2 years from the relevant date. फॉल्स। इसके लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप ही का पैसा कभी भी निकालिए। ट्रू एंड फॉल्स, ए इज द आंसर। रिफंड इज रिफंड ऑफ आउटपुट टैक्स, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। लेट फीस हमने लिख दिया है क्योंकि लॉ भी यूज करता है, इसीलिए लिख दिया। वैसे लेट फीस जैसे कई केसेस में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला जीएसटीआर 1 का लेट फीस हम लोग नहीं लेंगे, बट दे ऑल दोज नोटिफिकेशंस वेर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। लेकिन अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाता तो लेट फीस का भी मिलता। क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ा चलेगा। चलिए, इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमने ये 3 एमसीक्यू बनाए। देखिए, कोर्ट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएगी। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 54। एक्सप्लेनेशन 1 किसके लिए है? किसको डिफाइन करता है एक्सप्लेनेशन 1? रिफंड को। किसको डिफाइन करता है? रिफंड को। टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एलिजिबल फॉर रिफंड। ट्रू। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई, tax paid on capital goods used in making zero rated supply of goods or services is eligible for refund. False है। टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स लिखा हुआ है और वहां इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिखा हुआ है। ये एक्सपोर्ट मेड या जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही रिफंड मिलता है। तो ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स। Examine the following statements. ICS are eligible for refund. True or false? CES is not eligible for refund. True or false? False. A is the answer. CES is eligible for refund. Conditions है। नेक्स्ट में देखते हैं 6 में हमने बनाया हुआ है। Examine the following statement in the light of following. Mrs. Gold and Daughters purchases coal to manufacture aluminium. Cess is levied on coal, but cess is not levied on aluminium. Moreover, cess is used for generation of electricity and not directly used for manufacture of aluminium, and electricity is exempt from tax. पहला सवाल ये उठता है कि वो सेस का क्रेडिट अवेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
because cess is used for generation of electricity. बोला if aluminum is being exported, तो सेस का क्रेडिट अवेल कर पाएगा, वरना नहीं अवेल कर पाएगा। सही बात है या नहीं है? सेक्शन 16 में ये बात लिखी हुई है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ आईजीएसटी, सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी में, करेक्ट है। और हमने यहां लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, यहां लिख देंगे हम लोग, एल्यूमिनियम इज बीइंग एक्सपोर्टेड। Now, cess is not eligible for refund since not used in manufacture of exported product. Cess is not eligible for refund. ऐसा नहीं है, it is eligible. दूसरा, cess is eligible for refund only when there is a zero rated supply without payment of tax. True. लेकिन अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ तो सेस का रिफंड नहीं मिलेगा। फॉल्स एंड ट्रू, दिस इज द आंसर। देखिए सेस के बारे में हमने ये बताया, सर्कुलर नंबर इसको रेफर करके, कोल खरीदता है जिस पे जीएसटी और सेस लगा ना। कोल इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज फर्दर बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट, और दिस इज बीइंग यूज्ड for say aluminum on which no cess is levied, or this is export of goods with payment of tax. Correct है? Now output tax I, C और S लग गया। C और S तो नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं यहां से। करेक्ट है? और सेस लग गया, लेकिन एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट हो रहा तो सेस नहीं लगेगा। अब लेस आईटीसी करूंगा मैं, तो ये सारा का सारा आईटीसी मैं यहां से हटाता हूं, ये सारा का सारा आईटीसी यहां माइनस होगा, लेकिन जो सेस का आईटीसी है वो यहां माइनस नहीं हो रहा है। और आपको रिफंड आउटपुट टैक्स का मिलेगा, तो या तो इसका मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूं, इसका मिलेगा या इसका तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि यहां जीरो है। लेकिन अगर आप रिफंड आईटीसी का ले रहे होते, आईटीसी का ये वाला पोर्शन का, तब तो ये मिल जाता आपको। तो इसीलिए हमने एक लाइन लिखी यहां पर कि cess is eligible for refund only when there is a zero rated supply without payment of tax. अगर with payment of tax है तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। सेस एक्यूमुलेट होता रहेगा, यस सेस एक्यूमुलेट होता रहेगा राजू जी। अगर कहीं ऐसा प्रोडक्ट किसी दिन आया जिसको आप यूज कर सकते हैं तो यूज कर लीजिएगा सेस को। Examine the following statement. In case of export of goods by air, relevant date is let export order. अच्छा, ये आंसर देता हूं 2 का। In case of export of goods by sea, relevant date is departure permission. ये ट्रू है? ये बताइए। मैं आपको बता देता हूं, वैसे हम लोग कस्टम में करेंगे, एयर के केस में डिपार्चर परमिशन होता ही नहीं है। एयर के केस में सिर्फ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है बस। तो बेसिकली ये भी ट्रू है, बोथ ट्रू। ये बताइए, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय लैंड, relevant date is date on which such goods pass the frontier. In case of export of goods by post, the date of dispatch of goods by the post office concerned to a place outside India. True, both true. Mrs. Daughters and Wives export software services all over the world. In one case, software services were exported on 15th July. Invoice was issued on 19th July. Date of FIRC was 25th July. What is the relevant date? What is the relevant date? अगर पैसा बाद में मिला है तो FIRC का जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट है वो होगा, यानी कि FIRC बेसिकली सर्टिफिकेट ही है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो 25th जुलाई इज द रिलेवेंट डेट। सी इज द आंसर। इस तरह से देखते हैं।
मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, एक मिनट। Where the supply of services had been completed prior to the receipt of such payment, तो फिर date of FIRC है। Where the payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of invoice, invoice से पहले अगर पैसा मिल चुका है तो इस केस में the date of issue of invoice। ये देखिए, Messrs. Bhole Sisters export services all over the world. In one case, software services were exported on 15 July. Invoice was issued on 19 July. FIRC is 10th July. अब आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है, आपको सर्विस कंप्लीट होने से पहले पैसा मिल गया है, 15 जुलाई से भी पहले पैसा मिल गया है, तो फिर 15 जुलाई होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, where payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of invoice, फिर date of issue of invoice हो जाएगा। करें आगे। अच्छा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आई एम सॉरी, तो 19 जुलाई हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, 19 जुलाई हो जाएगा। क्वेश्चन 11, Messrs. Ole Mothers wishes to apply for refund on the basis of appellate order passed by High Court on 19 September. Date of communication of order is 28 September. What is the relevant date? ऑर्डर पास हुआ इस दिन, लेकिन कम्युनिकेट हुआ इस दिन, तो जिस दिन कम्युनिकेट हुआ ये आएगा। Examine the following statements. Relevant date for claiming refund under deemed export is the date on which return relating to such deemed export is furnished. True. Relevant date for claiming refund under inverted duty structure is the date of furnishing of return. ये false है। मैं आपको दिखलाता हूं, जब एमसीक्यू बना रहा था तो यहां लिखा हुआ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, मैं आपको दिखलाता हूं। ये वाला, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अंडर दिस द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ठीक है, अब डीम्ड एक्सपोर्ट में इन्होंने लिखा है the date on which deemed export, the date on which the return relating to such deemed export is furnished, यहाँ ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट था, एमसीक्यू बनाते वक्त एहसास हुआ, और ये कितना सही है भगवान मालिक है। यहां भी वैसे ड्यू डेट ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रिटर्न लेट पे लेट फाइल करूंगा, उसके बाद में 2 साल काउंट करेगा, मुझे तो नहीं लगता गवर्नमेंट अलाउ करेगी। यस, एमसीक्यू का फायदा बहुत है, और फायदा तब है जब एमसीक्यू जो इस तरह से बनाए हुए हैं तभी, जहां पे एक एक पॉइंट हाईलाइट हो। Examine the following statements. Relevant date for claiming refund where recipient is filing for refund is date of receipt of goods or services, और both बताइए। ट्रू होगा, रिसिपिएंट फाइल जब कर रहा है रिफंड के लिए, कंज्यूमर फाइल कर रहा है, तो जिस दिन उसको गुड्स और सर्विसेज मिले वहां से 2 साल काउंट करेगा। Relevant date for claiming refund for issuance of refund voucher is the date of payment of tax. True. Both true. Relevant date for zero rated supply of goods or services to SCZ is the date of endorsement by the specified officer of the zone. True. Supply of hotel services to SCZ is an interstate supply and IGST shall be levied.
ट्रू, बोथ ट्रू। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होटल का भले वहीं पर हो, उसके बावजूद क्योंकि ये स्पेशल सेक्शन 7 में बनाया गया है, इट इज ऑलवेज एन इंटरस्टेट सप्लाई। Where there is export of goods without payment of tax, refund cannot be claimed if export duty is levied on export of goods, exporter claims higher duty drawback, exporter claims lower duty drawback, either A or B। कौन सा होगा? अगर हायर ड्यूटी ड्रॉबैक कर रहा है तो वो क्लेम, सॉरी, हायर ड्यूटी ड्रॉबैक कर रहा है तो नहीं क्लेम कर पाएगा। तो आंसर विल बी बी, कैनॉट बी क्लेम। सॉरी, आंसर विल बी ए और बी, डी आंसर होगा। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है तो भी नहीं क्लेम कर पाएगा, और हायर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहा है तो भी नहीं क्लेम कर पाएगा। लोअर ड्यूटी ड्रॉबैक कर रहा है तो क्लेम कर पाएगा। 16, ये देखिए, एन एक्सपोर्टर हैज अवेल्ड आईटीसी ऑन इनपुट्स 30, आईटीसी ऑन सर्विसेज 20, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स 10। इट वांट्स टू एक्सपोर्ट गुड्स ए ऑन अ वैल्यू ऑफ ₹1000, IGST 70 shall be levied on export of goods, compute the eligible amount of refund। export of goods without payment of tax, कितना रिफंड क्लेम कर सकता है? अभी रूल 89 का फॉर्मूला हमने देखा नहीं है, याद रखिएगा। उसी के बेसिस, सिंपल इसके बेसिस पे 50 का, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स अगर करता है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो 70 का करेक्ट वैल्यू, 70 का अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो कैपिटल गुड्स का भी मिल जाता है उसको रिफंड। तो 50 70 विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। मैं आपको यहां बता देता हूं, IGST कितना है? 70, और 30, 20 और 10 कितना हुआ? 60। वो कैश में 10 रुपया देगा, कैश में 10 रुपया देगा और 70 रुपीज का रिफंड क्लेम कर लेगा। लेकिन अनयूटिलाइज ITC का है तो सिर्फ इनपुट का कर सकता है और इनपुट सर्विसेज का कर सकता है। यही रिफंड के डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएं तो यही तो लिखा हुआ है, refund includes tax paid on input or input services used in making such zero rated supplies। ये हेड नोट इसीलिए लिखा हुआ है, कैपिटल गुड्स नॉट अवेलेबल, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ताकि लॉ आप पढ़ना सीख जाए। क्वेश्चन 17, रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स 28%, rate of tax on outward supply of goods 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure। True? मैंने बताया था रेट को कंपेयर करते हैं, रेट को रेट से। बोला इनवर्ड सप्लाई इनपुट का, आउटवर्ड सप्लाई क्या इनपुट गुड्स और सर्विसेज दोनों का हो सकता है। रेट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज इज 28%, rate of tax on outward supply of goods is 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure। This is false। Why? क्योंकि यहां पर inward supply inputs का नहीं है, services का है। True, false। Rate of tax on capital goods is 28%. Rate of tax on outward supply of goods is 5%. The applicant is eligible for refund। False। सिर्फ इनपुट का इनपुट के साथ कंपेयर करेंगे, इनपुट को आउटवर्ड सप्लाई के रेट के साथ कंपेयर करेंगे। रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट ए इज 28%, रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट बी इज 5%। दो इनपुट खरीद रहा है। रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इज 5%। द एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर रिफंड। ट्रू, करेक्ट है। सबसे पहले क्योंकि रेट के कारण, भले एक गुड्स के कारण इनपुट ज्यादा है और दोनों के कारण
देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी, देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी। मैं एक बार लॉ आपके साथ पढ़ना चाहता हूं दोबारा से। where the credit has accumulated on account of rate of tax on one input or more than one input, जिसमें से एक इनपुट का रेट भले कम हो लेकिन किसी भी एक इनपुट का रेट अगर ज्यादा है आउटपुट टैक्स से या आउटपुट के रेट से, तो उसके कारण एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। तो फॉल्स ट्रू, this will be the answer. Rate of tax on input is 28%. Rate of tax on outward supply of construction services is 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. False. यहां पर मुझे लिखना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, because of notification. Rate of tax on input is 28%. Rate of tax on input B is 5%. Rate of tax on outward supply of fabrics is 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. True. अब तो notification हटा दिया गया है. False. True is the answer. Rate of tax on input is 28% as on 15th July. The rate of tax on outward supply of same input is 5% with effect from 16th July. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. A या B, हमने 4 ऑप्शन बनाए थे लेकिन मैंने 2 ही बनाए हैं। No, since the applicant is a trader and is not a manufacturer. Yes, there is accumulation of credit on account of rate of tax on input is more than the rate of tax on outward supply. अभी ये गवर्नमेंट के अगर सर्कुलर के हिसाब से जाएंगे, गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से जाएंगे तो गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया कि नहीं देंगे, लेकिन अगर हम लोग लॉ पढ़ेंगे तो देन देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। एक्यूमुलेशन है या नहीं है? यस, एक्यूमुलेशन है। तो फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीए सीएमए के, गो फॉर दिस आंसर, गो फॉर दिस आंसर। और जितने भी प्रोफेशनल हैं दे कैन फाइट इन द कोर्ट। A self-declaration or CA/CMA certificate is required in which of the following cases of refund application? Export of goods or services or both? बताइए, CA/CMA या सेल्फ डिक्लेरेशन की सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, सेल्फ डिक्लेरेशन या CA/CMA सर्टिफिकेट किस पर्पस के लिए मांगते हैं? कि incidence of tax has not been passed. Yes, unjust enrichment, incidence of tax has not been passed. और ये सर्टिफिकेट देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन अगर देता है तो द इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन, और CA/CMA के सर्टिफिकेट में भी वही लिखा हुआ है ना। लेकिन एक्सेप्शन था 54 सबसेक्शन 8 ABCD और E में मांगते हैं। नाउ यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन और ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ यहां नहीं मांगेंगे। रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स यहां भी नहीं मांगेंगे। I की जगह C दे दिया, C की जगह I दे दिया, यहां भी नहीं मांगेंगे। सेक्शन 77 रिफंड अगेंस्ट रिफंड वाउचर, यहां मांगेंगे। यस, सप्लाइड टू SCZ, सॉरी, रिफंड अगेंस्ट रिफंड वाउचर यहां भी नहीं मांगते। देख मैं दिखलाता हूं आपको। The refund of tax paid on supply which is not provided advance either wholly or partially and for which invoice has not been issued or where refund voucher has been issued.
यहां भी नहीं मांगते। लेकिन स्ट्रेंजली सप्लाई टू एससीजेड यूनिट और एससीजेड डेवलपर में मांग रहे हैं, जीरो रेटेड सप्लाई होने के बावजूद। बिकॉज बिकॉज हमने बताया था कि अब एससीजेड कैन आल्सो क्लेम रिफंड बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टीज। उनको अलाउ कर दिया गया। नाउ एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Applicant files for unutilized ITC on account of refund of inverted apply. Applicant files for refund of होगा, refund of unutilized ITC on account of refund on account of inverted duty structure amounting to rupees 5 lakh. It shall furnish a CA/CMA certificate that incidence of tax has not been passed. फिर से पढ़ता हूं। एप्लीकेंट फाइल्स फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब एक बात बताइए, 54 सबसेक्शन 8 में कहा गया रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसके अगेंस्ट भी सीए/सीएमए की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो एप्लीकेंट फाइल दिस इज फॉल्स। Applicant files for refund of output tax paid on account of final assessment of tax amounting to rupees 1 lakh. It shall furnish a CA/CMA certificate that incidence of tax has not been passed. इसमें तो चाहिए लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, बोथ फॉल्स। अब आप देखिए 54(8) का हमने एक एक पॉइंट कवर कर लिया आपसे, A B C D E F तो अभी नोटिफिकेशन द्वारा आएगा, और घुमा घुमा के कवर कर लिया। 1 लाख भी चेक 2 लाख भी चेक कर लिया, है ना। मैच द फॉलोइंग। RFD 01 बताइए किसके लिए है? रिफंड एप्लीकेशन के लिए C। RFD 02 डिफिशियंसी मेमो के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DM बोल रहे हैं। RFD 03 एक्नॉलेजमेंट के लिए। 4 प्रोविजनल ऑर्डर के लिए। CD ये कैसे आ गया? 3 का क्या है? RFD 03 एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो ये हमने गलत लिख दिया। 2 किसके लिए है? 2D था और 3A है, ये A। CDAB दिस इज द आंसर। मैच द फॉलोइंग। RFD 05 पेमेंट ऑर्डर। RFD 06 रिफंड ऑर्डर। कहां गया रिफंड ऑर्डर? ये सैंक्शन वाला या रिजेक्शन वाला? RFD 06 सैंक्शन या रिजेक्शन? दोनों। 3 RFD 07 एडजस्टमेंट ऑर्डर या विथहोल्डिंग ऑर्डर ऑफ रिफंड। बताइए ये 7 इशू करने से पहले इसको क्या इशू करना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस, वो RFD 08 में है। DCBA A is the answer. Match the following. RFD 2 और 3 with respect to time limit. 2 और 3 कितने दिन के अंदर इशू करेगा? 15 डेज के अंदर। 2 में एक्नॉलेजमेंट में है और 3 में डेफिशिएंसी मेमो है। 2 बताइए RFD 04 कितने दिन के अंदर?
7 डेज के अंदर 2D आ गया। RFD 0, ये प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर है, सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई के लिए है। 3 RFD 05, RFD 05 है क्या? RFD 05 है क्या? अभी किया था, पेमेंट ऑर्डर है। बताइए आपके अकाउंट में पेमेंट कितने दिन के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए? 60 डेज के अंदर। तो 3 का ए है। और RFD 06 45 डेज। ये हम 45 डेज कहां से लेके आ रहे हैं? सर्कुलर से लेके आ रहे हैं, और ये डायरेक्शनरी है, मैंडेटरी नहीं है 45 डेज। 4B CDAB CDAB CDAB, दिस इज द आंसर। 2 होगा CDAB, इसको मैं चेंज कर दूंगा। Examine the following statement. Refund amount can be withheld for non-furnishing of return. True or false? Refund amount can be claimed, can be adjusted with the past dues or pre-GST regime dues. Both true. क्यों जिनेश जी, एडजस्ट तो हो ही सकता है। प्री जीएसटी से भी हो सकता है। मैं आपको दिखलाता हूं लॉ फिर से। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं लॉ को है ना याद करना बहुत जरूरी है। याद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हिट नहीं करता। डिडक्ट फ्रॉम द रिफंड ड्यू एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी or any other amount which is taxable person liable to pay but which remains unpaid under this act or under existing law. वो सारे पुराने जीएसटी लॉ आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। Refund amount can be withheld in case appeal is pending. True. ये 54 सबसेक्शन 10 से रिलेटेड एमसीक्यू था, ये 54 सबसेक्शन 11 से रिलेटेड है। रिफंड एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर एनी अमाउंट। फॉल्स। 1000 रुपए से ऊपर का ही होना चाहिए। CTP can file appeal refund every month. Casual taxable person. False. जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती वो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करेगा। मान लीजिए उसने 90 दिन के लिए बिजनेस लिया हुआ है तो 90 दिन बाद ही करेगा when all returns are filed. Refund if not credited in bank account within 60 days, then interest at the rate of 6% per annum is payable by the government to the applicant. True. और हमने देखिए वर्ड क्या लिखा, refund if not credited to bank account. False. True. B is the answer. Complete हो गया। अब आप देख लीजिए, हमने कोई भी पॉइंट हमने मुझे नहीं लगता है न सर्कुलर का न लॉ का न प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का और किसका, थैंक यू राजेश जी, न एक्सप्लेनेशन का, एनालिसिस का। एक एक पॉइंट कवर्ड है। स्टूडेंट इसको कर लेगा तो उसका कहीं नहीं जाएगा। सर्कुलर, इवेंट मैनेजमेंट, SCZ डेवलपर अगर करेगा तो क्या होगा, किया हमने। ये एंडोर्समेंट के बाद ही वो रिलेवेंट डेट, ये एंडोर्समेंट से ही आएगा, ये भी हमने लिखा। एक एक चीज है, मैं अपने बारे में कितना बताऊं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब में देख रहे हैं, उम्मीद है और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको आप मैक्सिमम जगह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सारे एग्जांपल्स के हमने MCQ बनाए। ए वाला कौन सा है, AA वाला?
चलिए फिर इसी सर्कुलर में लिखा हुआ है 45 डेज। देखिए RFD 06 एंड पेमेंट ऑर्डर RFD विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ RFC। WEB साइट नहीं समझ में आया। एडवांस अथॉरिटी का, ओके ओके, चलिए देखते हैं एडवांस अथॉरिटी केस स्टडीज जो है वो बाद में ही देखेंगे। चलिए आज के लिए काफी, कल मिलते हैं आपसे। लॉ को है ना आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे बचपन में याद करते थे वैसे ही याद कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन फिर हो जाएगा। कौन सा लिंक अजय जी, कौन सा लिंक? इनकम टैक्स का वो तो आपको नया की दे दिया, आपको वो शुरू नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, पेमेंट का मैं भेज दूंगा। थैंक यू।